नमस्कार साथियों, एग्री करियर इंस्टीट्यूट जालोर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि अपन जीरो टू हीरो सीरीज के तहत मैट्रिक्स को क्लियर कर रहे हैं। आपकी जो बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेम फर्स्ट की क्लासें हैं, उनमें हमने गणित में सबसे पहले मैट्रिक्स टॉपिक को शुरू किया है और मैट्रिक्स की कल पहली क्लास हो चुकी है। आज की इस क्लास में हम मैट्रिक्स की अगली कुछ टॉपिक्स लेंगे, अगली कुछ हेडिंग्स लेंगे और उनको समझेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो हमने कल पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? मैट्रिक्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या होती है, व्हाट इज मैट्रिक्स। जब हमने मैट्रिक्स को जाना था, जब हमने थोड़ा बहुत मैट्रिक्स को पढ़ा, तो वहां परिभाषा के अंदर हमने एक लिखा था, जब इंग्लिश में बात की कि रेक्टेंगल फॉर्म ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इंग्लिश में क्या कहा कि रेक्टेंगल फॉर्म्स ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी कि हिंदी में जिसको हमने कहा था कि संख्याओं की क्या कहा साथी? संख्याओं की आयताकार संरचना, आयताकार संरचना, इसको हमने बोला था मैट्रिक्स। क्या बोला था? मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने कुछ बातें पढ़ ली थी कि मैट्रिक्स क्या होती है, संख्याओं की आयताकार संरचना। फिर हमने मैट्रिक्स को जब आगे पढ़ा तो एक पॉइंट पढ़ा कि मैट्रिक्स में कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस ये होती है, जैसे कि सबसे पहले मैंने जब कहा ना आयताकार संरचना, आयताकार किस टाइप में? मान लो मैं कहूं 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है, क्योंकि जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ऐसे देख लो। ठीक है, इसको मैं लाइन खींचूं तो इस टाइप से हो जाएगा। ये देखो एक फिक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आयताकार फॉर्म है, रेक्टेंगल फॉर्म है इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, तो ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 2 3 5 7, ये नहीं है मैट्रिक्स। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर देखूं तो आप देखो इस टाइप में हो गया, तो दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स या दिस इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने ये क्लियर किया कि संख्याओं की अगर आयताकार संरचना होगी, आयताकार का मीन हमने देखा था आमने सामने की भुजा बराबर होना। ठीक है, तो संख्याओं की आयताकार संरचना को हमने मैट्रिक्स कहा। उसके बाद देन जब हम आगे बढ़े तो हमने कहा मैट्रिक्स में दो चीजें होती है। अच्छा, मैट्रिक्स लिखने की शर्तें होती है, दो कंडीशंस होती हैं। तो मैट्रिक्स की हमने कंडीशंस देखी। क्या देखी? कंडीशंस। और उन कंडीशंस के तहत हमने बात की कि दो शर्तें हैं जिनसे हम किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं। पहली चीज मैंने आपको कहा कि मैट्रिक्स को हमेशा किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। मैंने आपको कल कहा था मैट्रिक्स को हमेशा किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर। और मैंने ये भी बताया कि भाई जो कैपिटल लेटर हैं, कैपिटल लेटर किसके होते हैं? कैपिटल लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। ए से जेड कोई, ए से लेकर जेड तक का जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है, ए से जेड की जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, उनमें किसी भी कैपिटल लेटर से आप मैट्रिक्स को लिखते हैं। दूसरा हमने कहा मैट्रिक्स को एक कॉलम बना के लिखते हैं, एक स्तंभ में लिखते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं एक मैट्रिक्स है ए बराबर, कैपिटल लिख रहा हूं, ठीक है, ए से जेड कोई भी नंबर में है, कोई भी एक वर्ड चूज करके या कैपिटल लिखूंगा और ऐसे बना दिया। अब लिख दो आप 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स होगी। एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बता दिया कि किसी भी मैट्रिक्स को लिखते टाइम दो कंडीशंस हैं, दो शर्तें हैं, वो अप्लाई करनी है कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। और कैपिटल लेटर से लिखने के बाद देन नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि उसको एक कॉलम में बंद करना है। ठीक है, इसके बाद अपने पास अगली जो कंडीशन है वो कौन सी आई कि कॉलम में बंद करने के बाद अगली जो कंडीशन, अगला जो हमने एक चीज देखी वो था रो और कॉलम वाला। कौन सा था? रो और कॉलम। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में एक तो रो होता है, दो प्रकार के स्ट्रक्चर आप देखते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। एक चीज तो पाई जाती है रो। क्या पाई जाती है? रो। सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भैया इसको हिंदी में पंक्ति बोलते हैं। ये मैं कल वाला रिवाइज करवा रहा हूँ। ऐसे साथी जिनको लग रहा है कि फास्ट पढ़ा है, फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, कल वाला रिवाइज करवा रहा हूँ, इस वजह से आपको लग रहा है कि फास्ट है। कल वाला रिवाइज कर रहा हूँ। ऐसे साथी जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी वे पहली क्लास देख ले, ताकि आपको आसानी से दूसरी क्लास भी समझ में आएगी। ठीक है, कल मैंने ये बता दिया था कि एक तो रो होती है, किसी भी मैट्रिक्स में क्या होती है? रो होती है, जिसको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। और एक होता है कॉलम। क्या होता है? कॉलम। इसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। क्या? स्तंभ। मैंने कहा था कि संख्याओं की सोई हुई व्यवस्था, एक लाइन वाली व्यवस्था जो होती है वो रो कहलाती है। ये देखो एक लाइन वाली व्यवस्था है, 1 2 3, ये इस टाइप में जो व्यवस्था है ना,
या इस टाइप में जो संरचना है ना, ये है रो, क्या है, रो। और इस टाइप में जो व्यवस्था है इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। तो दो चीजें हमने मैट्रिक्स में देखी, दो कंडीशन देखी। दो कंडीशन देखने के बाद दो चीजें हमने और क्लियर की कि मैट्रिक्स में एक तो रो पाई जाती है, एक कॉलम पाई जाती है। मैट्रिक्स में एक तो रो पाई जाती है और एक कॉलम पाई जाती है, ठीक है। तो रो तो हमने किसको कहा, संख्याओं की एक लाइनिंग में स्ट्रक्चर, संख्याओं का लाइनिंग में स्ट्रक्चर, और संख्याओं का जो क्षैतिज स्ट्रक्चर था। चलिए मैं दोनों को अलग अलग क्लियर करता हूँ, हो सकता है आप में से कुछ को डाउट हो, तो अलग अलग क्लियर करता हूँ, अभी बता देता हूँ, है ना। मैं ये चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, इसलिए इसको एकदम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। दोनों को अलग अलग एग्जांपल से देखते हैं। मैं दो मैट्रिक्स लिख रहा हूं, एक मैट्रिक्स लिखता हूं ए मैट्रिक्स बराबर 2 -5 7। यहां मैं -5 लिखूं, -2 लिखूं, 0 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। पहले मैंने लिखा कैपिटल लेटर, कॉलम में बंद कर लिया। अब कोई भी मैट्रिक्स लिख दो, 4 7 -2 माइनस प्लस, इसका अंदर भले कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो घबराना नहीं है, ठीक है। अब आप यहां देखिएगा, मैंने जब ये लिखी तो आप देख रहे हैं 2 -5 और 7, ये एक रो बन गई कि नहीं बन गई, एग्री कीजिए एक बार, बन गई ना, ये रो बिल्कुल बन गई, तो ये हो गई रो, ठीक है। बी मैट्रिक्स मैंने एक और लिखी, 2 3 5 7 8 -6, बी मैट्रिक्स ये बन गई। पहली मैट्रिक्स में हमने जो ये सोई हुई व्यवस्था है या लाइनिंग वाली व्यवस्था है, इसको हमने रो कह दिया। दूसरी मैट्रिक्स में 2 7 3 8, इसमें भी आप 2 4 5 7 7 2 इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 7 3 8 5 -6, ये जो आप इस टाइप में क्षैतिज जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं संख्याओं की, इसको हम बोलते हैं कॉलम। अब यहाँ जो अगला टॉपिक आएगा ना, अभी मैं शुरू करूंगा आज की क्लास में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वहां पे आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बताऊंगा मैं, पहले इस चीज को समझ लीजिए। रो और कॉलम मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आपको पूछूं ए मैट्रिक्स में कितने रो है, ए मैट्रिक्स में कितने रो है, तो इस ए मैट्रिक्स में रो कितने हैं, 2 है। पहली रो तो ये रही, दूसरी रो ये रही, कितनी पंक्तियां हैं, 1 2, हो गई क्या, बिल्कुल। अब अगर मैं पूछूं बी मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 1 2 3 हो गए क्या, तो कॉलम इन बी मैट्रिक्स बराबर 3, कितने हो गई, 3। सिंपल ही तो है, यहां तक एकदम सिंपल है, हलवा लग रहा है, ठीक है। 2 4 5 7, अगर ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या पूछो तो कितनी है, 1 2 और 3। यहां पे अगर मैं कॉलम की संख्या पूछे मुझे तो कितना कहूंगा, 3। वेरी गुड, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कल से आगे, ये तो हमने कल तक क्लियर कर लिया था। अब अपन बात करते हैं आज की क्लास में कल से आगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से ए मैट्रिक्स में कॉलम, या फिर पहले रो लिख दीजिए, रो व कॉलम की संख्या है। कोई भी एक मैट्रिक्स मैंने लिख दिया, ए मैट्रिक्स बराबर 2 5 7 8 9 10 -1 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपने पास ए मैट्रिक्स है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बताओ, ठीक है। पहला ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 2 3, दूसरा ऑप्शन दे दिया 3 2, तीसरा ऑप्शन दे दिया 3 3, चौथा ऑप्शन दे दिया 2 2। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। जवाब मैं पिन कर दूंगा कमेंट में बाद में, सबका जवाब आने के बाद, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ताकि मुझे पता चलेगा आप में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए आपके लिए ये सवाल है। अब हम बात करते हैं इससे आगे।
चलिए अगला जो मैट्रिक्स में अपने पास पॉइंट आता है, टॉपिक आता है, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बिल्कुल यही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। भैया इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सर इसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह की कोटि। हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि हम देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? फॉर्मूला। सर हिंदी मीडियम प्लीज। ओके डियर, ये रहा सूत्र। इसको क्या बोलते हैं? सूत्र। इतना तो पता होगा रे ढड़े, ठीक है। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है रो इनटू कॉलम। क्या होता है? रो इनटू कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स, और ये मैं 101% लिख रहा हूं, यहां से सवाल आएगा ही आएगा 101%। अगर मैं कह रहा हूं तो आपको क्विज में, मिड टर्म में और आपके जो मेन एग्जाम होंगे वहां पे सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपके पास इस प्रकार का सवाल आ सकता है, ए मैट्रिक्स में या ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। नीचे एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसका ऑर्डर निम्नानुसार होगा, ठीक है। इस प्रकार का सवाल आएगा। पहले इस चीज को समझ लीजिए कि कैसे ज्ञात करना है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। देखिएगा, ऑर्डर ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं रो इनटू कॉलम। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे पंक्ति इनटू स्तंभ। अब कोई ऐसा तो नहीं है कि सर पंक्ति क्या होते हैं, स्तंभ क्या होते हैं, जस्ट मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है, ठीक है। अब ये सूत्र आ गया। अब अपने पास एग्जांपल देखते हैं अपन। एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स बराबर 1 2 3 4। ये एक मैट्रिक्स हो गई ए मैट्रिक्स। अब हमें पूछा है कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। क्या पूछा है? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। तो आपने देखा कि 1 2, एक तो ये रो हो गई, दूसरी रो ये हो गई। तो इसमें रो कितनी है? रो 1 रो 2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ए मैट्रिक्स में रो की संख्या, रो बराबर कितनी है? 2। फिर आपके पास आ गया ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या। किसकी संख्या? कॉलम की संख्या। तो आप देखेंगे कॉलम, पहला तो ये, दूसरा ये, कॉलम की संख्या भी कितनी है। अब आप इसके आगे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सूत्र अनुसार, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या ए मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बराबर रो इनटू कॉलम। तो रो इनटू कॉलम जब आप करेंगे, आपने देखा रो 2 है, कॉलम 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 इंटू 2। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। तो अगर मुझे पूछे कि ए मैट्रिक्स का ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर 2 इंटू 2 होगा। अब यहाँ पे एक स्पेशल नोट करने वाली चीज ये है, ये है कि 2 इंटू 2 ऐसे के ऐसे लिखना है। दो चीजें यहाँ पे मैं नोट में बताऊंगा, ठीक है। पहले एक बार इसको देख लेना, आप नोट कर लेना। अब मैं बताता हूँ, दो चीजें यहाँ पे स्पेशल नोट करने वाली हैं कि आप ऐसे 2 इंटू 2 लिखेंगे ना, तो इसको सॉल्व नहीं करना है। 2 इंटू 2 नॉर्मली 4 होते हैं, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर इस मैट्रिक्स में जितनी टोटल संख्या है वो आ जाएगी। आप देखो इसमें 4 संख्या है, तो 4 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व नहीं करना है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। ऐसे कैसे लिखना है? 2 इंटू 2 आए तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 आए तो 3 इंटू 2। सॉल्व नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप उस मैट्रिक्स में कॉलम को पहले काउंट कर लोगे और रो को बाद में, तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा। पहले हमेशा रो को काउंट करना है। यानी कि फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यदि रो इनटू कॉलम है तो पहले रो लिखना है, फिर कॉलम लिखना है। 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, मतलब रो पहले बाद में कॉलम, रो पहले बाद में कॉलम, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है और गुणा नहीं करना है। 2-3 एग्जांपल और बताता हूं आपको इसके, तब जाके आपके दिमाग में बैठ जाएगी, है ना। 2 से 3 एग्जांपल और देख लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। जो दिक्कत थी वो तो सॉल्व हो रही है क्योंकि आप रेगुलर क्लास देख रहे हो,
रेगुलर क्लास देखोगे तो हंसते हंसते पार हो जाएगी बीएससी। ठीक है, अब आप देखिएगा एग्जाम्पल 2। दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, एक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स 5 3 7 2 5 8। एक और सी मैट्रिक्स बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सी मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है डी मैट्रिक्स बराबर -1 2 -4 -5 7 और 8। ये अपने पास मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले सवाल आ गया कि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए रो इनटू कॉलम, तो इसमें रो कितने हैं 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसका ऑर्डर पूछ लिया तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अपने पास 3 रो है 1 2 3, 3 ही कॉलम है, तो इसका रो इंटू कॉलम करने पर आ गया 3 इंटू 3। इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 इंटू 3। समझ में आ गया क्या? बिल्कुल। एक और एग्जांपल है अपने पास, इसमें रो है 1 2, मैंने लिख दिया 2, इसमें कॉलम है 1 2 3, ये हो गया 3। अब तो आ गया होगा समझ में? बिल्कुल। अब अगर समझ में आया हो तो देना कमेंट में आंसर। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। एक मैट्रिक्स है एस मैट्रिक्स। सर एस मैट्रिक्स क्यों? मेरा नाम एस से शुरू होता है इसके लिए नहीं है, बस ऐसे दिमाग में एस आ गया तो एस। एस मैट्रिक्स है अपने पास 5 7 9 2 8 3 5 4 2 8 9 3, ये एक मैट्रिक्स है एस मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर बताओ। अब इसका ऑर्डर आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है? आप लोग कमेंट में जब इसका आंसर बताएंगे तो एस मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर लिख देंगे। इस प्रकार से कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा भाई आपने इसका आंसर दिया है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए, मैं देख लूंगा कमेंट में सही है या नहीं है, ताकि मुझे पता चले कितनों को वास्तव में समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो आता है मैट्रिक्स में अपने पास, और यहाँ से 101% सवाल आएगा मेरे साथी, कह रहा हूं। ठीक है, जो कंटेंट मैं आपको बताऊंगा वहां से डायरेक्टली ऐसे के ऐसे टॉप के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको देखेगा, आप क्वेश्चन को देखेंगे और वो क्वेश्चन आपको सलामी मारेगा, जय हिंद सर बोलेगा, आप बोलेगा जय हिंद भाई, क्या बोलना जय हिंद। क्यों सलामी मारेगा? क्योंकि आपने पहले ही उन क्वेश्चन के लिए मेहनत की, सॉल्व किया। बाकी वाले जिन्होंने मजे किए, जिन्होंने क्लासें नहीं देखी, जिन्होंने कहीं से भी कोई भी कंटेंट नहीं पढ़ा, उनके साथ तो फिर वही होना है। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं। अगला टॉपिक आता है जनरल फॉर्म का। कौन सा आता है? जनरल फॉर्म का। सर जनरल फॉर्म क्या होती है? बेसिक सी बात है, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो वो क्या होती है। मैंने लिख दिया किसी भी मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं ए मैट्रिक्स बराबर 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। अब अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं, क्योंकि आपने वहां तक समझ लिया है, नॉर्मली आपसे पूछूं इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आप अब तो मेरे को भी पढ़ा सकते हो, इतने हो गए टैलेंटेड है ना, देख के समझ के। ठीक है, तो आप कहोगे सर यस 2 इंटू 2, यस कितना 2 इंटू 2। आप कहोगे सर 2 इंटू 2, मैं कहूंगा वाह भाई समझ लिया, मजा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको इतना पता चल गया कि इसका रो इंटू कॉलम यानी कि कोष्टक में लिख रहा हूं ऑर्डर 2 इंटू 2 है, तो यहां से आपको क्या पता चला कि सर इसमें 2 तो क्या है, रो है R1 R2, ठीक है, और 2 ही क्या है, कॉलम है C1 और C2। 2 तो रो है, 2 कॉलम है, बिल्कुल है सर। ठीक है, तो ये चीज तो आपको पता चल गई। अब इसमें जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि कौन सा रो है, किसी पर्टिकुलर संख्या को टारगेट करके बताना कि ये किस रो का कौन सा कॉलम है, किस रो का कौन सा कॉलम है।
जनरल फॉर्म का मतलब है किसी पर्टिकुलर संख्या के बारे में बात करना कि ये कौन से रो में स्थित कौन सा कॉलम है। जैसे मैं बात करूं इसको डिलीट कर देते हैं एक बार के लिए। डिलीट मीन्स मिटा देते हैं। डिलीट वाली डिजिटल आदत पड़ गई है यार साथ में, क्या करेगा। ठीक है, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बोलो जय बाबे की। 1 2 3 4, बाबा तेरे जय जयकार। ये अपने पास मैट्रिक्स है। इसमें से अगर मैं आपको पूछ लूं कि ये जो आपको दिख रहा है ना एक, हाँ सर दिख रहा है, ये एक कौन सी रो में स्थित है? सर ये पहली रो में स्थित है। दूसरी रो ये है, पहली रो ये है। सर ये पहली रो में स्थित है। ठीक है भैया, ये कौन सी कॉलम में है? ये कौन सी कॉलम में है? सर ये पहले कॉलम में है। ठीक है, तो इसका ए का मैंने ये ए कैपिटल यहाँ में लिखा मैंने मैट्रिक्स में, लेकिन जब जनरल फॉर्म लिखूंगा तो स्मॉल लिखना है। ठीक है सर, पहली रो है तो 1 लिख दिया क्योंकि पहली रो है। पहला कॉलम है तो 1। समझ में आ रहा है क्या? वापस देखो, किसी भी मैट्रिक्स में जनरल फॉर्म को लिखने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स में जनरल फॉर्म को लिखने के लिए उसमें रो देखो, पहली रो है तो सबसे पहले आर लिखना है। ठीक है, जो आप कैपिटल के लिए, जो आप मैट्रिक्स के लिए कैपिटल वर्ड लिख रहे हो उसको स्मॉल लिखना है। फिर कौन सी रो है? पहली रो है तो 1 लिख दिया। कौन सा कॉलम है? पहला कॉलम है तो 1 लिख दिया। ठीक है, A11 तो A11 बराबर क्या हो गया? 1। मैं लिखूं A12, A12 का क्या मतलब है? 1 का मींस रो, पहली रो है। 2 का मतलब दूसरा कॉलम है। कौन सा कॉलम है? दूसरा कॉलम है, तो वो कितना हो गया? 2 हो गया। A12 क्या हो गया? 2। A13 तो है नहीं, यहाँ कोई नंबर होता तो मैं उसको A13 कहता, पहली रो का तीसरा कॉलम, लेकिन तीसरा कॉलम है नहीं, अपने पास 2 ही कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आएगी दूसरी रो। दूसरी रो में A21, दूसरी रो में पहला कॉलम 3, A22, दूसरी रो में दूसरा कॉलम कौन सा है? 4। अब यहां से ये चीज आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, एक एग्जांपल क्वेश्चन के लिए छोड़ देता हूं। एग्जांपल दूसरा, जिसको समझ में मेरे हिसाब से सबको आ रहा होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल जब हम इसको देखते हैं तो अपने पास एक मैट्रिक्स है एस मैट्रिक्स बराबर 2 3 5 7 8 9। ठीक है, ये एस मैट्रिक्स है। S11 बराबर मैं क्या लिखूं? 2। S12 बराबर क्या लिख दूं? 3। S13 बराबर क्या लिख दूं? 5। ठीक है, बिल्कुल क्लियर तो है, समझ में तो आ रहा है ना? आप कमेंट करके बताना। ठीक है, अब S21 बराबर मैं क्या लिखूं? 7। S22 बराबर क्या लिखूं? 8। S23 में 9 हो गया। क्या हो गया? 9 हो गया। क्लियर हो गया क्या? पक्का? बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये चीज तो हमने देख ली भाई, किस प्रकार से ध्यान रखना, रो पहले देखना है। पहली रो है तो 1 लिख दो, पहला कॉलम है 1 लिख दो, दूसरा कॉलम है 2 लिख दो। समझ में आ गया? अब एक और उदाहरण आपको बताता हूं। 2 3 5 7 बी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 5 क्या है? इस बी मैट्रिक्स में 5 क्या है? तो बी मैट्रिक्स में 5 है सर, इसकी दूसरी रो है। ठीक है, तो B2, पहले मैंने रो लिख दी। ठीक है, पहला कॉलम है 1, B2 1, 5 B2 1 बराबर क्या हो गया? 5। अब मैं 2 सवाल आपके लिए जोड़ रहा हूं। एक मैट्रिक्स है डी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स है अपने पास 7 8 9 5 4 3 2 -4। इस डी मैट्रिक्स में आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कमेंट में आप पहले लिखेंगे डी मैट्रिक्स में सर। ठीक है, फिर वहां सबसे पहले मुझे बताओ A24 क्या है? पहला तो इसका आंसर देना है, दूसरा आप आंसर दोगे कि इस डी मैट्रिक्स में A21 क्या है। इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, ताकि मैं आपको देखूंगा कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई। जितने भी भाई देख रहे हैं, जितने भी साथी देख रहे हैं, मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे इनका।
ठीक है। और आपको अगर कहीं लग रहा है 19-20 तो आप कमेंट करके बेझिझक बताइए, आपका हर कमेंट हमें इंस्पायर करता है आगे वापस क्लास लेने में, ठीक है। ये मैं केवल और केवल आप लोगों के लिए कर रहा हूं, इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, ठीक है। चलिए, आज के टाइम में इतना कौन करता है यार, आप ही बताओ। चलो कोई नहीं, छोड़ो, ठीक है। अब इसके बाद जनरल फॉर्म के बाद अपने पास अगला कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अगला कॉन्सेप्ट कौन सा आता है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे आव्यूह के प्रकार। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? आव्यूह के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की जब अपन बात करते हैं, आव्यूह के प्रकार की जब अपन बात करते हैं, तो अपने पास 3 टाइप होंगे। मैन कितने टाइप है? 3 प्रकार है सर। कितने प्रकार हैं? 3। इसमें सबसे पहला प्रकार अपना आता है रो मैट्रिक्स। कौन सा आता है? रो मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, अपने पास सबसे पहला प्रकार आया रो मैट्रिक्स। कौन सा आया? रो मैट्रिक्स। सर रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं तो वो है क्या, उसको जानना जरूरी है, ठीक है। अपने पास मैट्रिक्स का पहला टाइप आया, पहला प्रकार आव्यूह का आया रो मैट्रिक्स। सर हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे हिंदी मीडियम वाले ठहरो, मैं भी हिंदी मीडियम का हूं यार, कोई बात नहीं। पंक्ति आव्यूह क्या बोलते हैं इसको? पंक्ति आव्यूह। क्या बोलते हैं रे? पंक्ति आव्यूह, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। अब इसकी डेफिनेशन, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो। इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, डेफिनेशन इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे द मैट्रिक्स, ठीक है। परिभाषा लिखेंगे ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, केवल। अब यहाँ पे नोट सुनने लायक बात कौन सी है, भयंकर चीज कौन सी है? मैंने रो के बारे में बोला है, कॉलम के बारे में नहीं कहा है। जब रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख रहे हैं तो कॉलम का कोई जिक्र नहीं किया है। कॉलम 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन रो एक ही होगी जिसमें केवल एक ही रो हो, यानी कि पंक्ति हो। और 101% यहां से भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो। एक ही रो का मतलब हुआ, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी A बराबर 1 2 3, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी, तो इसमें आप देखो केवल एक ही रो है, केवल एक ही रो है। कॉलम कितने हो सकते हैं? कॉलम 1 2 3, कॉलम भले 3 है लेकिन रो कितनी है? एक ही है। बी मैट्रिक्स का उदाहरण लिख रहा हूं मैं, 2 3 5, इसमें भी आप देखेंगे रो कितनी है? एक ही है। तो रो मैट्रिक्स उसे बोलेंगे जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो, ठीक है। अब दूसरा इसका प्रकार आता है कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा आता है? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा इसका प्रकार आता है भैया कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा आता है सब? कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा आता है सब? कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैथ आपको इसलिए अच्छी लगेगी, मैथ से दोस्ती करने का मन आपका इसलिए होगा क्योंकि बाकी चीजें आप कहीं पढ़ते हैं ना, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, सोशल साइंस में, तो वहां पे क्या है कि अगर आप किसी के प्रकार देखते हैं तो एक तो जैसा बता रहा है, दूसरा उसके उल्टा जा रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज होते हो। लेकिन यहाँ पे जैसा पहले ने बताया वैसा ही दूसरा भी बता रहा है। रो मैट्रिक्स ने क्या कहा कि मुझे अगर परिभाषित करोगे तो वहां लिखोगे कि जिसमें केवल एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन जब कॉलम मैट्रिक्स की बात आई तो कॉलम ने कहा भाई रो तो मेरा छोटा भाई है, जैसा रो बोलना है वैसे मेरे लिए भी बोल दो, लेकिन जहां रो शब्द आ रहा है वहां कॉलम लगा रहेगा। यानी कि मैं कहूंगा कॉलम मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसमें केवल और केवल जिसमें केवल एक कॉलम हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, ठीक है, जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। कैसे सर? ए मैट्रिक्स बराबर 1 2 3, यहाँ पे आप देखो रो तो 3 है, रो भले कितने भी हो कोई लेना देना नहीं। जैसे रो मैट्रिक्स में हमने कहा केवल एक ही रो हो, कॉलम भले कितने हो कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ए मैट्रिक्स में आप देखो केवल और केवल एक ही कॉलम है। बी मैट्रिक्स देख लो आप 2 3 5, ये इसके उदाहरण हो गए, ठीक है। इसमें भी एक ही कॉलम है, इसमें भी। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे भैया? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए
अब अपने पास तीसरा इसका जो टाइप आता है वो आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अरे बोलो मेरे साथ साथ, मन में बोलो। तीसरा इसका प्रकार आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में बोलते हैं वर्ग आव्यूह। क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है सर? वर्ग आव्यूह क्या होता है? रो और कॉलम ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो व कॉलम की संख्या समान हो, जिसमें रो व कॉलम की संख्या समान हो। एक मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो। समान का मतलब क्या हुआ? जितने रो है उतने ही कॉलम होने चाहिए। समान का मतलब क्या हुआ? जितने रो हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया ए मैट्रिक्स बराबर ये, ठीक है। आप इसमें देखो रो 1 R1 मतलब रो 1, रो 2, दो तो रो है, दो ही कॉलम है। यानी कि जितने रो है उतने ही तो कॉलम है। अरे जितने रो है उतने ही तो कॉलम है। तो ध्यान रखना, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो? बराबर हो, समान हो, उसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। हिंदी में वर्ग आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह। ये तीन टाइप हो गए। पहला टाइप मैंने बात की रो मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो। दूसरा बात की कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम हो। तीसरा मैंने बात की स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो। तो यहाँ पे एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं सर, फिर सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता तो पूरी फॉर्मेलिटी करके फिर चला जाता है हेलो बाय बोल के, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं वो कितना समझ में आ रहा है। आप कमेंट में आंसर देंगे तो मुझे और लगेगा कि हाँ यार समझ में तो आ रहा है। मैं जो मेहनत कर रहा हूं, मैं जो 2-2 3-3 घंटे पहले खुद अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर आपके बीच आता हूं, इतनी मेहनत करके आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्या वो मेहनत सफल हो रही है या नहीं हो रही है, इसका आकलन मैं आप लोगों के कमेंट से करूंगा। ठीक है, आप कमेंट करना, आपके कमेंट ही मुझे प्रोत्साहित करेंगे और क्लासेस लेने के लिए। ठीक है, हाँ ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं। ठीक है, मुझसे वो फालतू नहीं फेंकी जाती, जो है मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आपके पास। ठीक है, निम्न में से स्क्वायर मैट्रिक्स और ये वर्ग आव्यूह, इसको जो हिंदी में बोलते हैं ये आना ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है, मैंने लिखा ठीक है, C बराबर 1 2 3 और D बराबर 1 2 3 4 5 7 9 8 2 4। अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यही एंड करते हैं, आज की इस क्लास का यही समापन करते हैं। आपको कितना समझ में आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मुझे पता लगे मेरी मेहनत कितनी सफल जा रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास दमदार लगी होगी, शानदार लगी होगी, धुआंधार लगी होगी और अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपके अपने YouTube चैनल, अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्री करियर इंस्टीट्यूट जालोर के YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए, जुड़े रहिए। और आपके कोई सुझाव हो तो वो सादर आमंत्रित है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।